एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चैप्टर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके वीडियोस भी YouTube चैनल पे आ चुके हैं। आप अगर 1 चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 को देखें और फिर चैप्टर 2 को देखें ताकि आपको सिलेबस के अनुसार सही तरीके से चैप्टर समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 भूगोल का, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीवन संसाधन, जो क्लास 10th के सोशल साइंस जियोग्राफी का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। आप यदि ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। हमने ये बातें रिसोर्सेज में भी पढ़ा था, संसाधन में भी पढ़ा था कि दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया और प्राकृतिक मतलब इसमें मनुष्य ने हाथ ही नहीं लगाया हो, वो प्रकृति ने अपने आप बनाया है। तो ऐसा ही प्राकृतिक वनस्पति में है जो मनुष्य के सहायता के बिना तैयार हुआ है, जिसमें मनुष्य का कोई एक पैसे का कोई योगदान नहीं है, कोई सहायता नहीं है, जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा हुआ है। वनस्पति मतलब समझते हो क्या होता है? पेड़ पौधे। अब अमेजोन जंगल का नाम सुना है ना आपने? उसमें जो पेड़ पौधे इतने सारे हैं, क्या किसी मनुष्य ने लगाया है? क्या नहीं, वो प्रकृति ने अपने आप उगाया है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति में आएगा। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ते हैं, इंसान को पता भी नहीं होता कि वो इतना वनस्पति है वहां पे, तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। और इसी का दूसरा नाम है अक्षत वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को ही हम अक्षत वनस्पति के भी नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य के, जो किसी भी मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा हुआ है। कोई उसे जमीन में बीज नहीं लगाया गया था, पानी नहीं डाला गया, उर्वरक नहीं डाला गया, खाद नहीं डाला गया, अपने आप प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने उसे जन्म दिया और वो मनुष्य के सहायता के बिना फला फूला है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति का ही दूसरा नाम अक्षत वनस्पति भी होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वदेशी वनस्पति और प्रजातियां। ये क्या होता है? स्वदेशी वनस्पति और प्रजातियां क्या होता है, इसे भी जानना जरूरी है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से स्वदेशी है। स्वदेशी कहने का मतलब समझते हो क्या होता है? जो मूल रूप से वहीं का है। जैसे कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा पेड़ जिसका जन्म स्थल वहीं पे है, जो वहीं का रहने वाला हो। जैसे हम बिहार के मूल निवासी हैं तो हम वहां के स्वदेशी हुए। हम उस वनस्पति को स्वदेशी वनस्पति कहते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से स्वदेशी है, उस वनस्पति को हम स्वदेशी वनस्पति कहते हैं। पूर्ण रूप से उसी देश में पाया जाता है, दूसरे किसी देश में नहीं पाया जाता। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अब जैसे हमारे भारत के अंदर मसालों की अगर बात कर ली जाए, खासकर इलायची की, तो इलायची आपको केरल वगैरह में ना, तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज्यादा ऐसा खेती होता है। या कॉफी की बात कर लो तो ये मूल हमारे यहाँ का है और कहीं नहीं अगर होता है, विश्व के किसी देश में नहीं होता। विश्व के 195 देशों में सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में होता है, तो ये स्वदेशी माल कहलाएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी वनस्पति है, सिर्फ हमारे यहाँ ही पाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे आलू पहले यूरोप का था तो वहां का स्वदेशी हुआ ना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वनस्पति है, बहुत सारे पेड़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक खास प्रकार के देश में ही पाया जाता है, क्योंकि उस खास देश में एक खास प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी तरह के चीजों को हम क्या कहेंगे? स्वदेशी वनस्पति कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है परितंत्र, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। परितंत्र को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर एवं परस्पर जुड़े होते हैं। किसी क्षेत्र के, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, किसी भी क्षेत्र का, पादप कहने का क्या मतलब है? पेड़ पौधा। पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है। और जंतु को भी ले लेते हैं, पेड़ पौधों के साथ जंतु भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर एवं परस्पर जुड़े होते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं ना कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सारे जीव
पादप पदार्थों पे ही निर्भर रहते हैं, मतलब पेड़ पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। मनुष्य की अगर बात कर लें तो मनुष्य भी किस चीज पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे निर्भर है ना। अगर गेहूं, चावल, मक्का, सेब, सब्जी उगना बंद हो जाए तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? ठीक है, जीवित रह लेगा, डेली चिकन खाएगा, मटन खाएगा, अंडा खाएगा, मछली खाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन चिकन, मटन, मछली, अंडा के लिए तो पादप का जरूरत होगा ना। उसे तो पादप की जरूरत होगी ना। बकरा क्या खाएगा, बकरी क्या खाएगा, हिरन क्या खाएगा? हिरन घास खाएगा तब ना हिरन को शेर खाएगा, बकरी घास खाएगा तब ना बकरी को हम खाएगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। यही एक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जिसमें हर एक जीव एक दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाएगा, एक छोटा सा कीट है जो उसको मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है, सांप को चील खा लेता है, चील को शेर खा जाता है। तो ये एक सर्कल बना हुआ है और इसी सर्कल पे ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और इसी पे पूरा दुनिया चलता है और मानव भी इसी तंत्र का एक प्रमुख भाग है। हम इंसान या जंतु कोई भी हो, खासकर हम मानव की बात कर रहे हैं, हम भी इसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वन्य जीवन। वन के अंदर जीवन, जंगल के अंदर का जीवन वन्य जीवन कहलाता है। जंगली जीव हर उस वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया हो। मतलब अभी तक जिसे मानव ने पालतू नहीं बनाया हो उसे हम क्या कहेंगे? जंगली जीव कहते हैं। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम, हमने पहले के क्लास 8 में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा भी है, उसके डायग्राम को भी देखा है, तो इसमें पाए जाते हैं। इसी इकोसिस्टम में दुनिया के सारे जीव पाए जाते हैं जिसने रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत, शहरी क्षेत्र सभी शामिल है। हमारे इकोसिस्टम के अंदर ना रेगिस्तान से लेके शहर तक को शामिल किया गया है। एक बार फिर से समझिए कि वन्य जीवन क्या होता है। तो जंगल में जीने वाले जीवन को हम वन्य जीवन कहते हैं। तो इसमें बताया गया है जंगली जीव हर उस वृक्ष पौधे जानवर या अन्य जीव को कहते हैं जिसको अभी तक मानवों के द्वारा पालतू नहीं बनाया गया, मतलब मानव जो है जिसे पालतू बना के नहीं रखा हो। और ये सारे जो परितंत्र है ना ये इकोसिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे रेगिस्तान हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, शहर, गांव, झील, झरना, जो भी चीजें है ना वो सभी इसी इकोसिस्टम का एक पार्ट है जिसमें मानव से लेके, पादप से लेके, जीव जंतु से लेके, कीट मकोड़े, पशु पक्षी सभी को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्लोरा और फौना। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है? तो सबसे पहले हम फ्लोरा को समझ लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या फिर काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात फ्लोरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे तैयार होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष कहने का मतलब है किसी खास क्षेत्र में, मतलब भारत आपको पता है बहुत बड़ा देश है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, भारत बहुत बड़ा देश है और इसके किसी खास जगह पर, किसी खास विशेष क्षेत्र में या फिर किसी विशेष समय पर, मतलब कि न ठंडा हो न गर्मी हो, किसी अन्य मौसम में अगर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां आते हैं, उसको उगाया जाता है, तो इसे हम फ्लोरा कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष और किसी समय विशेष के दौरान यदि किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से तैयार किया जाए तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसी में है, फौना क्या होता है? जिस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षी एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप से फौना कहा जाता है। अगर पेड़ पौधे हैं, पादप है, तो वो फ्लोरा था। अगर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, तो वो फौना कहलाता है। फ्लोरा और फौना आपको समझ में आ गया होगा। पेड़ पौधे वनस्पति पादप के लिए हम फ्लोरा का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में और किसी काल विशेष में सेम यही कंडीशन है। किसी काल विशेष में और किसी क्षेत्र विशेष में किसी खास प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, कीट या किसी और चीज का अगर सम्मिलित किया जाता है तो उसे हम फौना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में समझ लेते हैं। प्राणी जात जो है इसमें अभी तक हमारा 81,000 से अधिक प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। वनस्पति जात की अगर हम बात कर लें तो 47,000 से अधिक वनस्पति जात, मतलब इतने प्रकार के वनस्पति की खोज हो चुकी है और 81,000 प्रकार की प्रजातियों के प्राणी मतलब जीव जंतु का खोज हो चुका है।
पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियों में 15,000 प्रकार के फूलों का खोज हो चुका है। इसके अलावा पादप जात जिन पर लुप्त होने का खतरा है, कुछ ऐसे पादप, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसी वनस्पतियां जो अब लुप्त होने के कगार पर हैं, वो लगभग लगभग 10% है। 10% ऐसे हैं पादप जात जो लुप्त मतलब खत्म होने पर है, अब वो आगे नहीं दिखेगा। इसके अलावा स्तनधारी जिन पर लुप्त होने का खतरा है, मतलब जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाते हैं, उनका लगभग लगभग 20% समस्या है कि अब वो समाप्त होने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है वो कौन कौन से हैं? ऐसी कौन कौन सी भारत में प्रजाति है जो ऐसी स्थिति में है कि अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है या खत्म होने के कगार पे है, या फिर अभी तक तो वो खत्म हो चुकी होगी? उन प्राणी जातों में चीता का नाम सबसे पहले आता है। गुलाबी सिर वाली बत्तख समाप्त हो चुकी है। पहाड़ी कोयल समाप्त हो चुकी है। जंगली चित्तीदार उल्लू समाप्त होने के कगार पर है। मतलब जिन अभी मैंने जंतुओं का नाम लिया है ना, ये वो जंतु हैं जो बिल्कुल नाजुक अवस्था में बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं और कभी भी ये खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे इनासिग्निस, जिसमें हम महुआ का जंगली किस्म है, और हबरिया है, हेप्टान्यूरोन है जो घास की प्रजाति वगैरह है, ये पादप है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है, मतलब बिल्कुल नाजुक अवस्था में, अब ये लुप्त होने के कगार पर है। अगला पॉइंट हमारा कहता है लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो भारत में अब लुप्त होने का खतरा झेल रही है, मतलब समाप्ति के कगार पे हैं? तो भारत में बड़े प्राणियों में से, स्तनधारियों में से 79 जातियां जो हैं वो लुप्त होने के कगार पर हैं। पक्षियों की 44 जातियां लुप्त होने के कगार पे हैं। सरीसृपों की 15 जातियां लुप्त होने के कगार पे हैं। जल स्थल चरों की 3 प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं, और लगभग 1500 से ज्यादा पादप जातियों भी लुप्त होने के खतरे पे बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, स्तनधारी जो बच्चों को जन्म देता है, माता अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवर, जंतु और मनुष्य, मतलब सभी तो स्तनधारी प्राणी हैं। तो इसमें ऐसे 79 जातियां ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं। पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो 44 प्रजाति हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं। सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले कीट मकोड़े, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, इसके 15 प्रजातियां जो हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं। जल स्थल चरो, मतलब जो जल पे भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, जैसे टर्टल को ले लो, तो ऐसे ऐसे 3 जातियां जो हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं। और लगभग लगभग 1500 पादप जातियां के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, मतलब पेड़ पौधे की जो जाति हैं वो खत्म होने के कगार पे आ चुका है। अब हम बात करेंगे प्रजातियों का वर्गीकरण, इसका बंटवारा जो हुआ है प्रजातियों का वो कैसे होता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकार प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN कहते हैं, इनके अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। किसी भी प्रजाति को बांटने का काम, उसको वर्गीकृत करने का काम IUCN ही करता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण या फिर प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के नाम से जानते हैं। यही चीजों को बांटते हैं, यही प्रजातियों को बांटते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बांटा है सामान्य जाति। सबसे पहले नंबर पे क्या है? सामान्य जाति। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, ये पेड़ का नाम है, चीर, ये भी पेड़ का नाम है, कृतंग इत्यादि। ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, इसलिए इसे हम सामान्य प्रजाति के अंदर कहते हैं। दूसरा है लुप्त जातियां। ये वो जातियां, लुप्त जातियों में ये दूसरे नंबर पे है, वे जातियां हैं जिनके रहने के आवासों की खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। मतलब इन जहां ये रहते थे, ऐसे जानवर जहां पे वो पाए जाते थे, वहां पे जब इनको ढूंढा गया तो ये मिले ही नहीं, मतलब ये लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसे हम लुप्त जाति कहते हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख समाप्त हो चुकी है, इसीलिए इसे लुप्त प्रजातियों के अंतर्गत रखा गया है। किसने रखा है? इसे रखा है IUCN अर्थात प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने रखा है। तीसरे नंबर पे आता है सुवेद जातियां। सुवेद जातियों में ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है, मतलब पहले ज्यादा रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या मतलब संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है, इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। तो ये सारे सुवेद जाति हैं, मतलब कि इनके अंदर इनकी तो संख्या थी, लेकिन जैसे जैसे
इनकी संख्या घटती जा रही है, और इसी प्रकार से विषम परिस्थिति में किसी कारण से अगर इनकी संख्या दिन प्रतिदिन ऐसे गिरती चली जाए तो इसे फिर संकटग्रस्त जातियों में रख दिया जाएगा। मतलब कि भाई ये प्राणी भी अब संकटग्रस्त हो गए, इनकी भी समस्या अब जारी है, ये भी धीरे धीरे विलुप्त वाले में चले जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि संकटग्रस्त जातियां क्या है, क्योंकि संकटग्रस्त जातियां जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। 4 नंबर पे जो बांटा गया है इसमें है ये वो जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना रहता है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, संगाई जिसे हम मणिपुरी हिरन कहते हैं इत्यादि इस प्रकार के जाति का उदाहरण है। मतलब संकटग्रस्त कहने का मतलब है पहले से अब इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई है और लगातार इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये अगर कम होने की समस्या जारी रहेगी तो ये किस में आ जाएंगे? संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगे। इसके उदाहरण क्या क्या है? तो जंगली गधा कमता जा रहा है, गैंडा कमता जा रहा है, शेर कम होता जा रहा है, मणिपुरी हिरन जिसे हम संगाई कहते हैं वो कमता जा रहा है। तो ये इसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 5 जो है वो है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जाति मतलब हो गया कि इनकी संख्या जो है ना विश्व में ही बहुत कम है। भारत देश की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व में ही इनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, इसीलिए इसको हम दुर्लभ कहते हैं। मतलब बहुत ही रेयर में यह हमें प्राप्त होता है। ये जातियां सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जैसे हिमालयी भालू। अगर हिमालयी भालू को बात करें, जो सफेद कलर का भालू होता है, पांडा इत्यादि, ये सब ना बहुत ही रेयर है, हर जगह मिलता ही नहीं और किसी खास क्षेत्र विशेष में ही यह प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको ऊपर फौना और फ्लोरा के बारे में बताया था ना, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में यदि कोई जीव जंतु पाया जाए, जैसे कि हिमालयी भालू, हिमालय भालू को आप बिहार में रख लोगे क्या? दिल्ली में रख लोगे? पंजाब में रख लोगे? वो तो भाई हिमालय के ही तराई में पाया जाएगा, वहां से हटाओगे बेचारा मर जाएगा। पांडा जहां पाया जाता है वहीं पाया जाएगा। तो यही है, इसी को तो हम दुर्लभ प्रजातियों के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्थानिक जातियां। अब देखिए ये प्रजातियां जो हैं वो पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाया जाता है, स्थानिक जातियों के अंतर्गत आता है। वे स्वाभाविक रूप से कहीं और नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधा किसी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए स्थानिक हो सकता है। जैसे मैंने अभी भालू की बात किया, पांडा का ही बात किया, हर जगह तो नहीं पाया जाता ना, किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसी को हम स्थानिक जातियों के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण वनस्पति और प्राणी जो हैं उनका दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो सबसे पहला तो है कृषि में विस्तार। कृषि में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है ना, तो धीरे धीरे खेती के लिए लोग क्या करते हैं? जंगलों को काटने लगते हैं, और जंगल कम होगा तो अब शेर, बाघ, चीता वो बंगला में रहने वाला जानवर थोड़ी ना है, वो घर में थोड़ी ना आके रहेगा, हमारे साथ थोड़ी ना हमारे बेड पे सोएगा। अगर गलती से सो भी गया तो सुबह तक तो शेर ही रहेगा, हमको तो रात में ही चट कर जाएगा। तो वही कहा जाता है, यदि आप खेती के लिए अगर जंगलों को काटते हैं तो शेर, चीता, बाघ तो मर ही जाएगा, क्योंकि वो तो जंगल का रहने वाला जानवर है। वो आपके घर में आके, आपके छत पे आके, आपके खूंटे से गाय बन के तो बंध के रह नहीं सकता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन को भूमि में बदल दिया गया। मतलब इतने बड़े जंगल को काट के खेती बना दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के स्थानांतरी झूम खेती तथा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ। ये झूम खेती वगैरह आप समझते हैं, कभी यहाँ पे करना, कभी वहां पे करना। वहीं पे बर्न खेती है, मतलब कि जंगलों को जला के फिर वहां पे खेती किया गया, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह गया, फिर जंगल को जला दिए, फिर वहां खेती किए। इससे तो कहीं ना कहीं हमारे वनस्पति का ह्रास हो रहा है ना, जंगल की कमी हो रही है ना। अब उस जंगल के अंदर रहने वाले हजारों जानवर है, वो कहाँ जाएंगे भाई? तो वो आपके घर में तो आके रहेंगे नहीं, तो वो बेचारे मर जाते हैं, खत्म हो जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इस प्रकार की समस्या उनके साथ बढ़ रही है। सबसे पहला तो कृषि का विस्तार है वनस्पति जात और प्राणी जात के खत्म होने में।
दूसरा है सर्वधर्म वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के लिए एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे हम संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। कई बार व्यापार के लिए आपने देखा होगा कि लोग एक ही तरह के पेड़ को उगाते हैं। जैसे आंवला की खेती कर रहे हैं तो आंवला का पेड़ है, नारियल का पेड़ है तो नारियल का पेड़ है, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ है। अब जंगल में ऐसा होता है क्या कि खाली आम का पेड़ का कोई जंगल देखा है? अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के वनस्पति, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे। जिस जानवर को जो जंगल पसंद है उसमें वो जाके रहेगा। अब खाली आप आम का पेड़ लगा दीजिएगा तो सब आम खा के थोड़ी ना जिंदा रहेगा भाई। तो वही कहा जाता है कि भारत के कई भागों में जंगल को काटकर लोग व्यापारिक खेती करने के लिए एक ही तरह के वृक्ष को लगा दिया और इसे ही हम संवर्धन कहते हैं, ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाए। कुछ स्पेशल टाइप के जानवरों को बढ़ावा देने के लिए इनको तैयार किया गया। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया, मतलब अन्य प्रजाति, अन्य जानवर जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं। तो दूसरा तो संवर्धन वृक्षारोपण था, पहला जो था वो कृषि का विस्तार था। अब हम तीसरा बात करेंगे विकास परियोजनाएं। अब विकास परियोजना का मतलब है आजादी के बाद बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं आजादी के बाद हमारे देश में। जंगलों का भारी क्षति हुआ है, बहुत से रेलवे लाइन बिछाई गई, तो रेलवे लाइन बिछाने में तो सबसे ज्यादा जंगल का ह्रास होता है। मेट्रो लाइन बिछाने में सबसे ज्यादा जंगल का ह्रास होता है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा जंगलों की कटाई हुई है। 1952 से लेके आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन का सफाया हो गया। 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का सफाया हो गया, वनों को काट दिया गया, हरास कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किन कारणों से जीव जंतु का दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट है जो कह रहा है खनन। खनन का मतलब होता है खुदाई। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन के कारण वहां पे बाघों का सफाया हो गया है। वहां पे जो बाघ रहते थे उनका दिन प्रतिदिन खात्मा होता जा रहा है। तो खनन भी एक मुख्य कारण है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे दिन प्रतिदिन खनन होने के कारण वहां के पेड़ पौधे और जानवरों को काफी प्रकार से क्षति पहुंचा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संसाधनों का असमान बंटवारा। जितने भी रिसोर्सेस हैं ना हमारे भारत में समान तरह से नहीं बटे हुए हैं। क्योंकि आप देखो ना कि बिहार में कोयला नहीं है, झारखंड में पानी नहीं है, राजस्थान में पानी नहीं है। तो मतलब कहीं पानी है तो कहीं रिसोर्सेज है, कहीं रिसोर्सेज नहीं है तो कहीं कुछ है। मतलब एक समान से कुछ भी नहीं है। अब अपने भारत देश की बात करो ना, हमारे यहाँ पानी है ना, बिहार में पानी है, राजस्थान में पानी नहीं मिलता है। तो मतलब समान बंटवारा तो नहीं हुआ ना। समान रिसोर्सेज का समान बंटवारा, संसाधनों का समान बंटवारा कहने का मतलब है जितना पानी यहाँ होना चाहिए उतना ही राजस्थान में होना चाहिए, उतना ही मध्य प्रदेश में, उतना ही तमिलनाडु में। तो ये तो ऐसा है नहीं। कहीं पे पानी मीठा है, कहीं पे पानी खारा है। तो इसी को कहते हैं संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। क्या होता है कि अमीर लोग जो होते हैं ना वो संसाधन को एब्जॉर्ब करते हैं, संसाधन का दोहन करते हैं। आप कह सकते हैं इससे अमीर लोग जो संसाधन का उपयोग करते हैं उससे वो और अमीर हो जाते हैं। और गरीब लोग पहले से भी गरीब था और उसके हाथ में कुछ ऐसे भी नहीं लगता है तो वो और गरीब का गरीब ही हो जाता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं, अत्यधिक खर्चा करते हैं, अत्यधिक बुरी तरीके से उसका उपयोग करते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं, अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? अमीर लोग। अमीर लोग ही ज्यादा करते हैं। तो यही है संसाधनों का असमान बंटवारा। अब हम बात करेंगे हिमालयन यब चीड़। यह एक प्रकार का वृक्ष है, वनस्पति है, पौधा है। हिमालयन यब चीड़ के प्रकार जिसे हम सदाबहार वृक्ष कहते हैं, एक औषधीय पौधा है, एक दवाई वाला पौधा है जिससे दवाई बनाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया गया है, जिसे हम हिमालयन यब चीड़ कहते हैं, जिससे कई प्रकार के दवाइयों का निर्माण होता है। और ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। जब बात कर रहे हैं हिमालयन यब चीड़ का तो इसके उपयोग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई इतना आपने बता दिया, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, दवाई बनता है। तो क्या है, मतलब कौन सा दवाई बनता है, इसका क्या उपयोग है हमारे मानव के जीवन में? तो हिमालयन यब चीड़ एक नस्ल का पौधा है। ऑलरेडी हमने बताया ना कि एक पेड़ है, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों, जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। एक केमिकल निकाला जाता है जिसका नाम क्या है, टक्सोल। कहां कहां से? तो पेड़ की छाल से भी, पत्तियों से भी, टहनियों से भी, इसके जड़ों से भी क्या निकाला जाता है,
टक्सोल। और कैंसर जैसे खतरनाक रोग, समझिए कि कैंसर का इलाज नहीं है हमारे भारत देश में। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो उसकी मृत्यु संभव हो जाती है। उसके उपचार के लिए इस टक्सोल का उपयोग किया जाता है। समझिए कि अब हमारे भारत में कितनी अच्छे अच्छे पेड़ की प्रजाति हैं और धीरे धीरे ये लुप्त होने के कगार पे हैं। तो कैंसर जैसे रोग के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नुकसान क्या है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यब चीड़ के हजारों पेड़ सूख गए हैं। किसी परेशानी के कारण ये पेड़ जो इतना उपयोगी है वो हजारों पेड़ जो है वो दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। हमारे पर्यावरण में जो अत्यधिक दोहन हो रहा है ना, इस कारण से भी ये सारी चीजें हो रही है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हिमालयन यब चीड़ क्या था, इसका उपयोग क्या था। अब हम कम होते संसाधनों का सामाजिक प्रभाव के बारे में देखते हैं। जितने भी रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है समाज पे। जिस प्रकार से संसाधन कम होते जा रहे हैं ऐसे में महिलाओं पर इसका अत्यधिक बोझ होता है। जैसे ईंधन, चारा, पानी और अन्य मूलभूत चीजों को लाने में महिलाओं को काफी परेशानी होता है। दूसरा पॉइंट है, इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है। कुछ गांव में तो पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर तक पैदल जाना होता है। आप समझ सकते हो, जो पानी हमारे घर में नलके से आ जाता है, चापाकल से आ जाता है, पंप से आ जाता है, आज भी भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे महिलाओं को इन पीने के पानी के पीने के लाने के लिए कई किलोमीटर तक घर आ लेके आज भी पैदल आना जाना पड़ता है। आप समझ सकते हो संसाधन के दोहन से कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वनों उन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ गई है, जिससे गरीबों को काफी कष्ट पहुंचता है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ पौधों की कमी हो रही है, बारिश नहीं हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, जिससे खेती नहीं हो रही है, गरीब किसान और भूखा मरता जा रहा है। मतलब कि बहुत बुरे स्थिति में, गरीबों के लिए तो ये काफी बुरा स्थिति है। जो वनोन्मूलन से बाढ़ आ जाता है, पूरा गांव घर खेत सब दह जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, या तो फिर सूखा ही पड़ जाता है। कभी कभी पानी इतना आ जाएगा कि लोग पानी से मरने लगते हैं, कभी कभी पानी के बिना मरने लगते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब वनोन्मूलन के कारण हुआ है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण हुआ है। प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेगा। और शायद तुम जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हें इस बात का आभास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्रकृति तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगा तो तुम्हारा जिंदगी झंड बना के रख देगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 ये जो हमारा संविधान का अधिनियम है, इसे भी जानना जरूरी है, जो हमारे भारतीय वन्य जीवन के संरक्षण को लेकर बनाया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। मतलब पेड़ पौधे और जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू था। मतलब पहले तो पूरे देश में लागू था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। भारत में मतलब वर्तमान में अगर हम बात करें तो 101 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत जानवरों को रखा जाता है, जिसे हम चिड़ियाघर वगैरह भी कहते हैं। आपको पता है कि हर एक राज्य में 2-4 चिड़ियाघर आपको मिल जाएगा पहले, लेकिन ये ज्यादा नहीं था, केवल 5 थे। पहले भारत में केवल 5 नियमित राष्ट्रीय उद्यान थे, जो अभी के समय में बढ़कर 101 हो गया है। के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य के रूप में इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है। बची हुई जितने भी जीव जंतु हैं जो संकटग्रस्त हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब वो नहीं बचेंगे, तो उनके शिकार पर पाबंदी लगा दिया गया। उनको अब मारा नहीं जा सकता है जंगल में, नहीं तो उनके ऊपर केस हो जाएगा। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। पेड़ पौधों को काट कर बेच नहीं सकते, जानवरों को बेच नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते। ये सब इस कानून के अंतर्गत लिखा हुआ है। आपने देखा होगा ना, हाल फिलहाल में सलमान खान को लेके काला हिरन को मारने के चक्कर में कितना बवाल हो रहा था। तो ये सब इसी के तो कारण हुआ है। ये हमारा जो संविधान में जो अनुच्छेद लिखा हुआ है, जिस अनुच्छेद में हमने आपको बताया है कि ये हमारा 1972 वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम है, इसके अंतर्गत यदि आप इस प्रकार के कार्य को करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। जहां पे ये जानवर सब रहते हैं उनपे फॉरेस्ट ऑफिसर की कड़ी नजर रहती है कि क्या उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है।
कई केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं, मतलब चिड़ियाघर वगैरह को बनाया है। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ को बचाने के लिए कई प्रकार के प्रोजेक्ट को बनाया गया है जिससे बाघों को सुरक्षित रखा जा सके। अब हम बात करेंगे संरक्षण के लाभ। तो संरक्षण से कई लाभ होते हैं, मतलब इस प्रकार के जानवरों को बचाने से हमें कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति है। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है, हमारे इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज जैसे कि जल है, हवा है, मिट्टी है, इनका भी संरक्षण होता है। पेड़ पौधे अगर रहेंगे ना जंगल में तो वो मिट्टी को बहने नहीं देते हैं, मिट्टी का कटाव नहीं होने देते हैं। और पेड़ पौधे रहेंगे ना जंगल में तो पशु पक्षी जानवर सब सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनको उनसे उसका भोजन प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। जो वन विभाग है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिस है, उन्होंने वनों को कैसे भाग बांटा है। तो पहला तो है आरक्षित वन। भारत में आरक्षित वन वो मतलब कि आशय उन वनों से है जिसके कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान था। समझिए, भारत में आरक्षित वन कहने का मतलब है प्रोटेक्टेड, मतलब बिल्कुल सुरक्षित। उसमें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल वो जंगल सुरक्षित है, उसके जानवर सुरक्षित है, और ये सबसे पहले अधिनियम 1927 में बताया गया था। और यदि इसके उदाहरण के रूप में आप जानना चाहते हैं तो ये सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रक्षित वन के बारे में। रक्षित वन क्या होता है? यह एक ऐसा क्षेत्र है या फिर ऐसा जंगल है या ऐसा वन है जहां मानव और जानवर दोनों कुछ शर्तों के साथ रहने की अनुमति है। मतलब मानव भी वहां पे रहते हैं रक्षित वन के अंदर, और जानवर भी रहते हैं। संरक्षित वन क्षेत्र राज्य प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्रों में लकड़ी काटने, चरने, शिकार जैसी गतिविधियों की अनुमति है। मतलब कुछ ऐसे रक्षित जगह हैं जहां पे लकड़ी काटने की अनुमति है, चरने मतलब अपने माल मवेशी को चराने की अनुमति है, शिकार जैसी गतिविधि मतलब छोटे छोटे जानवर खरगोश वगैरह को मारकर वहां के लोग उसका शिकार करके अपना पेट चला सकते हैं। जैसे कि जो लोग जंगल में रहते हैं, जो वन के अंदर रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गए, तो उन लोगों का तो काम जंगल में ही रहना है। वो जंगल के बाहर की दुनिया से अब रूबरू होना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आज भी जंगलों में ही रहते हैं, अपने पशु पक्षियों को रखते हैं, अपने जानवरों को वहीं चराते हैं, छोटे मोटे शिकार करके अपना भोजन पूरा करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन से तात्पर्य उन वनों से होता है जो किसी आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं आते। अवर्गीकृत वन का मतलब है ये आरक्षित भी नहीं है और संरक्षित भी नहीं है, ये अलग ही कैटेगरी में है। ऐसा वन जिसका सरकार द्वारा अभी तक निर्धारण ही नहीं हुआ है। मतलब जंगल है लेकिन सरकार कोई निर्धारण नहीं किया गया, बस चल रहा है ऐसे ही। वे वन आरक्षित वन की श्रेणी में रखे जाते हैं और संरक्षित वन की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं। ना तो वो संरक्षित में है और ना ही वो आरक्षित में है। ऐसे वन को हम अवर्गीकृत, मतलब जिसे बांटा ही नहीं गया हो। अवर्गीकृत कहने का मतलब है जिसे अभी तक बांटा नहीं गया है, इसे ही हम अवर्गीकृत वन के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण के उपाय। किन किन नियंत्रणों के उपाय के माध्यम से हम वन्य जीवन में होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। सरकार के द्वारा जितने भी वन संरक्षण नियम लगाए गए उसे कठोरता से लागू किया जाए ताकि कोई भी वन का ह्रास न करे। दूसरा है भारत सरकार ने लगभग 14 जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जंतु हेतु बनाए गए हैं। इससे भी इनके ह्रास होने से बचाया जा सकता है। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पतियां उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई। पैसे से भी मदद किया जाता है इन उद्यानों को ताकि उसके अंदर जानवरों को, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जा सके। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय पारिस्थितिकी परियोजनाओं को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से बाघों को बचाया जाए, गैंडों को बचाया जाए और कई अन्य प्रकार के जानवरों को सुरक्षित किया जा सकता है।
इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। हम इंसानों को भी, हम आम मानव को भी यह समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये सारी चीजें अगर नहीं होगी हमारे वातावरण में, तो हमारा बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो खराब हो जाएगा। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं पे फसल उग ही नहीं रहा है, कहीं पे कुछ बीमारी फैल रहा है। तो ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़छाड़ के कारण ही हो रहा है। अब आपको चिपको आंदोलन पढ़ना है। चिपको आंदोलन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। चिपको आंदोलन का मतलब था यह पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। उत्तराखंड में जब वृक्षों को काटा जा रहा था ना, तो वहां के किसान और महिलाओं ने पेड़ से चिपक चिपक के पकड़ लिया, और इसी कारण से इसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1972 में प्रारंभ हुआ था। 1972 में प्रारंभ हुआ था। कहां पे? तत्कालीन उत्तर प्रदेश था उस समय, तो ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था ना, बाद में उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड अलग बना है। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। यह उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कब? 1972 में, जिसमें महिलाओं और किसानों ने पेड़ काटने वालों के सामने खुद को सामने रख दिया और पेड़ से चिपक गई और बोलने लगी, पेड़ काटने से पहले उसको काटना पड़ेगा, मतलब हमें काट के तब हमारे पेड़ों को काटो। इतना लगाव उनको पेड़ के साथ था। इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ये चमोली जिले से शुरुआत हुआ था। अब हम बात करेंगे बाघ परियोजना के बारे में। तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। मतलब 1973 में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिससे बाघों की रक्षा हो सके। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी कितनी थी? 55,000 थी, और 1973 में यह घटकर सिर्फ 1827 हो गया। 1827, मतलब देखिए कितने सारे बाघों का शिकार कर लिया गया गुंडों के द्वारा, वहां के माफियाओं के द्वारा। उनको मारकर उनका खाल निकाल के उनको बेच दिया गया पैसा कमाने के लिए। तभी तो ये 55,000 से घटकर मात्र और मात्र 1827 हो गया। बाघ की आबादी के लिए खतरे। अब बाघ की आबादी के लिए देखिए, व्यापार के लिए इसका शिकार होने लगा। मैंने अभी बताया ना, लोग इसका व्यापार करने लगे, इसका खाल निकालने लगे, दांत निकालने लगे, सर निकालने लगे, घरों में सजाने लगे। इस कारण से इसका लोग मारने लगे, जिससे जनसंख्या इसकी घट गई। सिमटता आवास भी एक कारण है जिससे बाघ की समस्या बढ़ गई। पेड़ पौधे के कटने के कारण किसान जो है वो दिन प्रतिदिन अपने खेती को बढ़ा रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो इसके रहने के लिए आवास नहीं है, घर नहीं है। अब घर के बिना व्यक्ति कहाँ रहेगा? तुम्हें अगर हम मनुष्यों को उठा के पानी में फेंक दिया जाए तो कितना देर रह पाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई बीमारी हो जाएगा, पानी में ही मर जाएंगे। तो जानवरों को रहने के लिए जंगल चाहिए। वो हमारे सोफा सेट पे आके नहीं बैठेगा, हमारे डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएगा, हमारे बेडरूम में आके नहीं सोएगा। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या। अब जंगल ही नहीं है तो हिरन ही नहीं है। अब शेर क्या घास तो नहीं खा सकता ना? एक चुटकुला भी है, क्या शेर घास खाएगा? नहीं खाएगा ना, उसे मांस चाहिए। हिरन नहीं है, बकरी नहीं है, गाय नहीं है जंगल में, तो क्या वो पेड़ में दांत मारेगा, पत्ती चबाएगा, फूल सूंघेगा? नहीं करेगा ना। इस कारण से भी बाघों की मृत्यु होती जा रही है, बाघ खत्म होते गए। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। देखिए, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सिरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है, जिसमें बाघों को संरक्षित किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। चैप्टर के अंदर सभी पॉइंट्सों को सही तरीके से समझा दिया गया है, और आपको सारे पॉइंट समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपके पास ऑप्शन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 2, जिसका नाम था वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।